यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। देखो, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो। हम जब चार्ज करते हैं, हम सामने वाले को क्या कहते हैं कि देखो भैया, ये जो 3000 का ये जो सुपर वाला प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, दिस सुपर प्रॉफिट आई विल अर्न इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, तो फ्यूचर में 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में भी मैं ऑन एन एवरेज 3-3 हज़ार रुपया करके कमाऊंगा। तो ठीक है, तुम 5 साल का मेरे से इंटू 5 ईयर का हम लोग डील किए थे कि 3000 इंटू 5, 15,000 गुडविल का तुम मेरे से पैसा मांग रहे हो। पप्पू पैसा वाला फाइट्स बैक। बड़ भाई मेरे, ये जो नया मेथड जो तू बताया मेरे को कि 3-3 हज़ार करके तू कमाएगा और 5 साल का पैसा तू मेरे से 15,000 रुपया अभीच मांगता, अभीच, राइट नाउ। तो मेरे दोस्त, मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। तो भाई मेरे, 15,000 का 15,000 तू मेरे से राइट नाउ लेता, राइट नाउ। बट भाई मेरे, एक बात बताने का, ये जो 3-3 हज़ार करके जो तू कमाएगा, ये जो आज का जो 15,000 है और ये 5 साल बाद जो 15,000 है, क्या आज का 15,000 और 5 साल बाद का क्या 15,000 एक ही होता क्या भाई? ओ यार, और नहीं होता जी। वो कैसे? वो यार, आज से 5 साल पहले, जैसे अभी हम 2018 में हैं, ये 2023 में होंगे और ये 2013 में। तो मियाँ, 2013 का जो 15,000 का जो कीमत था और आज का जो कीमत है 15,000 का 2013 में कीमत, या 15,000 का कीमत 1956 में और 2018 में, क्या 15,000 का सेम कीमत? अरे भैया नहीं, 15,000 में तो 1956 में तो भैया बहुत बड़े आदमी हो जाते। आज का 15,000 और लेट से 1856 का 15,000, क्या बोलो भैया, एक ही किया। पप्पू पैसे वाला फाइट्स बैक। पप्पू पैसे वाला भैया ऐसे पैसे वाला नहीं है। पप्पू पैसे वाला कहना चाहता है कि जो 15,000 जो तुम मेरे से अभी का भी मांगता, तो मनी का जो वैल्यू जो तुम 3,000 जो 5 साल बाद कमाता, वो आज के दिन में, क्योंकि हमसे पैसा तुम आज लेता, तो ये 3,000 रुपये का वैल्यू क्या 5 साल बाद भी 3,000 रहता? सोच के बताता भैया मेरे। आज का जो 3,000 का जो कीमत है, हो सकता है 1 साल बाद उसका कीमत हो जाए 2,800 रुपया, 2 साल बाद हो जाए उसका कीमत 2,600 रुपया, 3 साल बाद उस 3,000 का कीमत हो जाए 2,400 रुपया, 4 साल बाद हो जाए उसका कीमत 2,200 रुपया, और आज जो 3,000 है 5 साल बाद हो सकता है वो 2,000 के बराबर होता। अरे कैसे होता? अरे भैया, आज जो अपन 2,000 में ले लेता ना, 2018 में, आज जो मेरे को 2,000 का मिलता, हो सकता है 2023 में उसी चीज के लिए अपने को 3,000 देना पड़ता जी। हाँ जी। तो कुल मिला के 2023 में जो 3,000 कमाओगे, वो आज के हिसाब से तो 2,000 होता ना जी, आज के हिसाब से। सो तुम तो हमसे पैसा आज के आज लेते, तो 15,000 काहे लेते? क्योंकि तुम तो कमाओगे जो 3,000 2023 में, उसका वैल्यू आज के हिसाब से तो कम होना जी, क्योंकि पैसा दिन पर दिन का उसका वैल्यू गिरता ना जी। सो ये अगर देखेंगे तो 15,000 से लेस होगा। सो जब मैंने 5 साल का कंडीशन रखा, तो पप्पू पैसा वाला फाइट्स बैक। पप्पू पैसा वाला बोलता देखो 15,000 तो नहीं देता, क्योंकि मनी का वैल्यू गिरता। सो मनी का वैल्यू गिरता तो 15,000 नहीं देता, तो मैं तेरे को 13,500 देता। सो आज अगर मैं तेरे को 13,500 देता, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 15,000, जो तुम 5 साल में 3-3 हज़ार करके कमाएगा।
सो 3,000 का अगर फिक्स्ड सम अपने बोले तो उसको एन्युटी बोलते दोस्त। अगर आपको हर साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 हर साल अगर आपको 3,000 करके फिक्स्ड पैसा मिलता हर साल, तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट में कहते हैं एन्युटी। तो बड़े बड़े एन्युटी टेबल होता जी, एन्युटी टेबल होता और डिस्काउंटिंग टेबल होता जी, कि मनी का वैल्यू किस रेट पे गिरने का, कुछ कैलकुलेशन करने का, देखने का, तो वो टेबल होता जी। तो उस टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन करते। सो कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट जी। क्या आप इस बात से पहले सहमत हो रहे हैं कि जो मनी का वैल्यू है, मनी वैल्यू आप जो 3,000 करके 5 साल में कमाओगे, ये है 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। पप्पू पैसे वाले का कहना है कि 2023 का 3,000 रुपया अगर मैं तुमको आज का आज 2018 में दे दूं तो इसका वैल्यू सेम तो नहीं रहने का। हो सकता है 2023 का 3,000 का वैल्यू होगा 2,000। तो आज अगर तेरे को चाहिए 2023 का 3,000, तेरे को 2018 में चाहिए, तो दिस टू वैल्यूज कैन नॉट बी सेम। सो ये 2,000 होगा या 2,100 होगा या 2,200 होगा, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन करेगा? तो उसी के लिए मैंने आपको बताया एन्युटी कॉन्सेप्ट होता है, एन्युटी टेबल होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशंस दिया हुआ रहता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर झड़ेले से झकास तुरंत निकल जाएगा। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता ना, कि सुपर प्रॉफिट 3,000, नंबर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल 5 ईयर्स, सो 15,000 गुडविल है, इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड। तो टाइम वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते। पप्पू पैसे वाले ने टाइम वैल्यू को कंसिडर किया, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सुपर प्रॉफिट वुड बी अर्नड इन 5 फ्यूचर ईयर्स, स्टिल नो डीवैल्यूएशन वॉज डन। तो डीवैल्यूएशन मतलब क्या? पैसा का वैल्यू गिरता है ना भाई, डी वैल्यू होता है ना यार। आज के दिन में 100 रुपये में समझ लो 10 गोलगप्पे मिल रहे हैं, गोलगप्पा या पानी पूरी, तो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट ईयर में 100 रुपया में 8 ही मिलेंगे। हो सकता है बाद में 100 रुपया में 6 हो जाए, और बाद में हो सकता है 100 रुपया में 4 हो जाए। सो वैल्यू 100 रुपीज़ का तो डी वैल्यू हो रहा है ना भाई। तो ये पैसा अगर आज चाहिए, ठीक है, तो डी वैल्यूड पैसा मिलना चाहिए, तब जाके होगा इंसाफ। स्टिल नो डीवैल्यूएशन वाज डन, ठीक है, ऑन द वैल्यू ऑफ मनी फॉर द टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब क्या? जैसे मैंने बताया ना, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, तो 2023 का पैसा 2018 में चाहिए, तो ये डिफरेंस है ना 5 ईयर्स का। या 2022 का पैसा 2018 में चाहिए, तो डिफरेंस है ना 4 साल का। 2021 का पैसा 2018, तो टाइम डिफरेंस है। इन फैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2022, 2023, सो ये समय है, लाइन ग्राफ हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। सो समय का जब भी टाइम का बात होता है तो लाइन ग्राफ बनाते हैं दोस्त। सो बोल रहे मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यस। तो ये जो 3,000 का जो प्रॉफिट का बात कर रहे हैं हम, 2018 में निगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं 2018 में निगोशिएशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं 2019 में भी 3,000 आएगा, 2020 में भी 3,000 आएगा, 2021 में भी 3,000 कमाएंगे, 22 में भी 3,000 और 23 में भी 3,000। तो ये मेरा फ्यूचर कमाई है। तो ये फ्यूचर कमाई मेरे को तुम जोड़ के आज दे दो 15,000 रुपया, 5 ईयर्स परचेज। बट अब यहाँ पर कहने का मतलब यही हो रहा है कि जो 3,000 का जो वैल्यू है 2023 में,
वो वैल्यू 2018 में सेम नहीं रहेगा। बस इतना ही बात समझाने का चेष्टा हो रहा है, और उसी मेथड को कहते हैं एन्युटी मेथड। अभी देखेंगे नीचे, समझ में आ जाएगा। इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्यूचर का पैसा आप हमसे फ्यूचर में लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी मेरे से 15,000 मांगते हो, तो ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो मेरे को 15% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, जो अब मैं आपको दे दूंगा तो नहीं मिलेगा। तो मेरा ये इंटरेस्ट का तो लॉस हुआ ना भाई। ये कौन समझा रहा है ये सब बात? पप्पू पैसे वाला। पप्पू पैसे वाले से लगना इजी नहीं भाई। पप्पू पैसे वाला देखो घुमा के कहाँ पलटवार किया है। मतलब 15,000 एक साथ क्यों मांग रहे हो? तुम 3-3 हजार करके कमाओगे तो 3-3 हजार करके हर साल ले लेना। अब ये हर साल ले लेना बोलते के साथ तो मैं तो बमक गया। बोला पप्पू, ए पप्पू चल घिसक ले घिसक ले घिसक। नहीं करना भाई तेरे से कोई डील, नहीं करना। बिजनेस आज करेगा, पार्टनर आज बनेगा, और 3-3 हजार करके तू बाद में देगा। भाई मेरे जोड़ा में हाथ, चल प्लीज FO, आई डोंट वांट टू डू एनी बिजनेस विथ यू। पप्पू अब ये समझाने का कोशिश, अरे यार तू तो खामोखा नाराज हो रहा है। अरे मैं तो देने के लिए तैयार हूं, बट वैल्यू तो उतना ही रखना भाई। मैं उतना वैल्यू दे रहा हूं जितना मेरा इंटरेस्ट का लॉस भी नहीं हो, और तेरे को भी उतना फायदा हो जाए। भैया देखो आज का दिन में बाजार भाव अगर 15% है, 15% से डिस्काउंट करेंगे तो 3,000 का 1 साल बाद से डिस्काउंट करेंगे तो 2,608 रुपया होता है। तो अब देखोगे इंटू 1.15 होगा 3,000 रुपया। पप्पू पैसे वाले का दिमाग देखो भैया, मानना पड़ेगा। पप्पू पैसे वाला ऐसे ही अपना दोस्त नहीं, ऐसे पैसा वाला नहीं बना भाई। पप्पू पैसे वाला और मैं बात कर रहे हैं टाइमलाइन पे 2022 2023। अब मैं बोल रहा हूं पप्पू को कि भैया पप्पू, सुपर प्रॉफिट है मेरा 3,000, इंटू 5 ईयर्स 15,000 तू मेरे को दे दे आज। और पप्पू मेरे को कुछ अलग चीज समझा रहा जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पप्पू एक चीज बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को 15,000 ही दे रहा हूं, बट वो एक्चुअली पता मेरे को कितना दे रहा है? वो मेरे को पकड़ा रहा है पता कितना? 10,056 रुपया। भैया पप्पू की महिमा अपरंपार है। पप्पू मेरे को 10,056 रुपया भेजता है और बोलता भैया देखो मैंने तुमको 15,000 रुपया दे दिए। भाई कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होता है ना। मैं तेरे साथ गलत नहीं कर रहा हूं मित्र, विश्वास तो कर अपने दोस्त पर, पप्पू पैसे वाले पे। तू मेरे से 15,000 आज के आज मांग रहा है। बोला हाँ हाँ आज के आज ही तो मांग रहा हूं। बट दोस्त ये जो 15,000 जो तू मांग रहा है, ये तू 2019 का 3,000 मांग रहा है, 2020 का 3,000 मांग रहा है, 2021 का 3,000 मांग रहा है, 2022 का 3,000 मांग रहा है, और 2023 का 3,000 मांग रहा है। बोला हाँ यार हाँ। बोला दोस्त अगर तू एक बैंक अकाउंट खोल, दोस्त मैं तुमको 2,608 रुपया 80 पैसा देना चाहता हूं दोस्त। ये मैं पैसे दूंगा दोस्त तुमको 2019 का अकाउंट का। दोस्त हिसाब कर रहे हैं ना दोस्त? तो मैं तुमको 2,608 रुपया 80 पैसा आज दे रहा हूं मेरे दोस्त। तू इस बैंक में जमा करा दे दोस्त, बैंक तेरे को 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दोस्त। बोला हाँ देगा। दोस्त ठीक 1 साल बाद 2019 में दोस्त ये 2,608 रुपया दोस्त बैंक तेरे को 3,000 रुपया देगा मेरे दोस्त। तो दोस्त क्या पप्पू पैसे वाला बेईमान है? 2019 का पैसा मेरे दोस्त तेरे को 2019 में मिलेगा। पप्पू पैसे वाले को बेईमान मत समझ भाई। पप्पू पैसे वाला पैसे को समझता है मेरे दोस्त, और तेरे को भी सिखाना चाहता है। दोस्ती के नाम पे तो भाई तू मेरा सब कुछ ले ले, बट पैसे का कैलकुलेशन तो सीखना होगा ना मेरे भाई। तो दोस्त अगर आज मैं तुमको 2,608 रुपया देता हूँ ना, तो बैंक में रखेगा तो ठीक तेरे को 2019 में 3,000 मिलेगा। और दोस्त अगर आज मैं तुमको 2,200 2,268.30 देता हूं ना दोस्त, तो ठीक 2020 में भाई तेरे को 3,000 रुपया मिलेगा। और दोस्त
अगर आज मैं तुमको 1972 रुपया 50 पैसा देता हूँ ना दोस्त, 15% के हिसाब से तुम बैंक में रख दे दोस्त, तो 2021 में ठीक तुमको 3000 रुपया मिलेगा दोस्त। तो 2020 में तुमको ठीक 3000 मिलेगा, 2021 में तुमको ठीक 3000 मिलेगा। और दोस्त 1715 रुपया अगर मैं तुम्हें देता हूँ ना, तो उसको बैंक में डाल दे मेरे दोस्त, ठीक 2022 में तुमको 3000 रुपया मिलेगा। और दोस्त 1491 प्लस 60 रुपीज़ अगर मैं तुमको दूंगा, तो ठीक 2023 में तुमको 3000 रुपया मिलेगा। दोस्त पप्पू पैसे वाले को बेईमान मत समझ। मैं बहुत खुश हूँ कि तू पार्टनर बन गया मेरा। तेरे जैसा दोस्त जो पैसे को समझता हो, वो अगर मेरे व्यापार में पार्टनर बन जाए, अरे दोस्त आ गले लग जा। तो इस तरीके से देखो, पप्पू पैसे वाला और मैं आज ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर रहे हैं। अंडर द एन्युटी मेथड, discounted value of total super profit becomes 10,056 rupees and 60 पैसे। एन्युटी को समझेंगे अगर हम, तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से था 15,000 रुपया, बट अगर मैं रुपी का डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 10,056 रुपया 60 पैसा। सो एज पर द एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एन ईयर, ये समझ लो 5 ईयर्स का अगर अपना कैलकुलेशन था, जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स है तो इसको समझ लो 5 ईयर लिखो, एन ईयर नहीं। इंटरेस्ट पर एनम इज 3.3522। ये 3.3522 भी जो है, ये भी ऐसे आया है, ठीक है। इसका टोटल करने से 3.3522 आया है। So value of goodwill under annuity method is 3000 into 3.3522 is 10,056. Calculate the goodwill by annuity method of super profit from the following facts. Annual maintainable profit after tax is 65,000. कैपिटल एम्प्लॉय किया है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो नॉर्मल रेट के हिसाब से 4 लाख का 12% होगा 48,000। तो क्या मैं ये आराम से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा 17,000 रुपया इज द सुपर प्रॉफिट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और ₹1 फॉर 5 years इज 3.604476। अब ये चेंज कैसे हो गया, क्योंकि ये 12% पे कैलकुलेट किया गया। लास्ट टाइम जो था, ये भी 5 ईयर्स है, देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में ये 15% का कैलकुलेशन था, तो ये 3.3522 है, ठीक है। और यहाँ पर 12% का कैलकुलेशन था, तो ये 3.604776 है। अगर आपको दोस्त मैं सिखा दूं, अगर आपको सीखना है कि ये फिगर भी अगर आपको सीखना है, तो ये भी सिखाया जा सकता है दोस्त। अगर आपको 15% के हिसाब से निकालना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 115 करिए आप, ठीक है। तो ये अपना आ गया, देखिए कैलकुलेटर में 0.8695 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद पता क्या करना है, सिर्फ इज इक्वल टू बटन दबाइए। इज इक्वल टू बटन दबाते के साथ 7561 आपको मिलेगा। इग्नोर करिएगा जो 00 उसको इग्नोर करिए, फिर इज इक्वल टू बटन दबाइए, आपको देखो 6575 मिलेगा। फिर इज इक्वल टू बटन दबाइए, आपको 57 मिलेगा। सो दोस्त, इस तरीके से आपको ये अमाउंट भी अगर बाई चांस नहीं दिया हुआ हो, तो ये भी आप निकाल सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय 115, ठीक है, ये अमाउंट मिल जाएगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 इज इतना। सो अगर ₹1 का इतना है, तो 17,000 के लिए सिर्फ 17,000 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। सो यही है, सेम टू सेम। तो 17,000, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट इज 61,281 अप्रॉक्सीमेट। ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है,
कैपिटलाइजेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 17,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सो ये अगर अपने देखते हैं, सो 17,000 डिवाइडेड बाय 12% अगर अपने करते हैं, सो ये दोस्त आएगा 667। सो क्या हम रेडी है कैपिटलाइजेशन बेसिस को एक बार बस से देखना है अपने को। अभी तक जो हमने किया है दोस्त, हमने क्या किया मैं आपको बता दे रहे हैं। हम सुपर प्रॉफिट जो लेते हैं, हम डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट अगर जो भी है, लेट्स से अगर 5,000 सुपर प्रॉफिट है तो 5,000 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मारा तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुडविल निकाल देते हैं। तो कैपिटलाइजेशन बेसिस में क्या होता है, सीधा एग्जांपल पे चल रहे हैं। लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। सो अभी तक हमने आपको जो सिखाया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% है तो प्रॉफिट आना चाहिए था 15,000, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 20,000 इज इक्वल टू 5,000 एंड दिस 5,000 इज सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 15% करेंगे, ठीक है। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 15% करेंगे और ये मेरा गुडविल निकल जाएगा। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि आप एक काम करो, आप 20,000 को 15% से डिवाइड करो। सो 20,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ 5,000 वी आर डिवाइडिंग 20,000, ठीक है। सो 20,000 को जब हम, क्यों 20,000 को कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रिटर्न जो है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, ठीक है। सो 20,000 को अगर हम 15% से करते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस मेरा आ जाता है 1,33,333। बट पैसा कितना खर्चा किया था मैंने कैपिटल कितना लगाया है, 1,00,000 रुपया। सो 1,00,000 लगाया है, 1,00,000 लगा के कमाना चाहिए था 15,000, कमा रहा हूँ 20,000। सो 20,000 का अगर कमाई है, मार्केट में नॉर्मल रिटर्न है 15%, तो मेरा बिजनेस का वैल्यू हो गया 1,33,000। या इसको घुमा के अगर आप देखना चाहते हो, जो मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको किया है, सो 1,33,000 333 का 15% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 20,000 रुपया। सो घुमा के कैसे भी समझ लो, सो 20,000 आएगा। बट मैंने तो जी इतना रुपया नहीं लगाया है। मैंने कितना रुपया लगाया, मैंने तो जी सिर्फ 1,00,000 लगाया है। लगाना कितना चाहिए था, इतना लगाया है 1,00,000। तो ये जो है मेरा गुडविल का पैसा है। सो आई होप कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। द नेट टेंजिबल एसेट्स of a firm are worth 4,10,000 and the average profit of last 4 years amounts to 60,000 rupees. So दोस्त, the net tangible assets लिखा है, ध्यान दीजिएगा, net tangible assets। सो अपने को ये पता है कि कैपिटल इज इक्वल टू, या अपने को ये पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। और अपने को ये पता है कि जब अपने नेट टेंजिबल एसेट्स का बात करते हैं तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो एसेट माइनस लायबिलिटी बन जाता है कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नेट टेंजिबल एसेट्स। सो नेट टेंजिबल एसेट्स बोले तो कैपिटल बोलता,
तो अभी तक अपने क्या सीखे, अभी अपने तक सीखे स्टेप नंबर 1 में कैपिटल पता करने का। अब उसने घुमा के बोल दिया नेट टेंजिबल एसेट्स। अब बच्चा खोज रहा है, सर सर आपने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड को पता करो। सर यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड ही मेंशन नहीं है सर, यहाँ तो नेट एसेट्स है सर, एसेट्स और कैपिटल तो अलग अलग होता है सर। तो बट मेरे को उम्मीद है कि मेरे बच्चे ये ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बेसिक्स जो हमने किया है उस पर हमने बहुत डिटेल्ड चर्चा किया, तो ये गलती आपसे तो हो ही नहीं सकती, ये पूरा भरोसा है मेरे को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। 4,10,000 का 12% कितना होता है? 4,10,000 का 12% होता है 49,200 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि जी मैं तो लास्ट 4 ईयर्स का मेरा एवरेज प्रॉफिट था 60,000 रुपया। तो अगर मैं 60,000 का कमाई कर रहा हूँ और मेरे को कमाना चाहिए था एज पर द कैपिटल 49,200 रुपीज़, तो जी मैं एकदम आराम से ये कह सकता हूँ कि मैं 10,800 रुपया ज़्यादा कमा रहा था। तो अपने को तो ये पता कि 10,800 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो अपना गुडविल निकल जाना चाहिए। सो सिंपल मेथड में अपने को अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि इतना जो हमने समझा है, हमने यही समझा है कि 10,800 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो ये 90,000 रुपया आता है, और ये 90,000 हमारा गुडविल है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने एकदम अच्छे से समझ लिया। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट को अगर अपने अच्छे से समझ लेते हैं तो कम से कम अपना ये तो कंफर्म हो जाता है कि अपने को आंसर पता है। वी नो द आंसर, वी नो कि इसका राइट आंसर 90,000 है, राइट। अब अगर इंस्टीट्यूट का कुछ अलग फॉर्मेट है या उस पर्टिकुलर सम का कुछ अलग फॉर्मेट है, वो कुछ और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमको कोई एतराज़ नहीं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने आराम से देखते हैं। पहले अकाउंटेंट क्या करता है, वर्किंग नोट पे पूरा सम को सॉल्व कर लेगा, उसके बाद उसको सजाएगा। क्योंकि अकाउंटेंट का सजाया हुआ चीज़ में अगर वो काटेगा ना, ओह ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो नंबर नहीं मिलेगा भैया अकाउंट्स में। तो अकाउंटेंट का असली कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत था, हमने कॉन्सेप्ट को कर लिया मजबूत एकदम। इस पूरे सम को हमने ये इतना बड़ा ये जो ड्रामा कर रखा है, ये जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग ड्रामा बोल रहे हैं एक बार के लिए, बट आपको ये ड्रामा करने से नंबर मिलेगा। बट मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, मैंने कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। मैं ये समझ गया नेट टेंजिबल एसेट्स, मैं तुरंत समझ गया कि ये कैपिटल है और वर्थ 4,10,000। तो मैं तुरंत समझ गया कि अच्छा ये 4,10,000 जो है ये मेरा कैपिटल है। देखो मैंने कितना 3 स्टेप में फटाफट किया। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इज 60,000। तो मैंने यहाँ पर एक बार 60,000 लिख लिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। तो मैंने देखा इसका 12% कितना होता है, तो इसका 12% निकल के आया 49,200। तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि भैया 49,200 से तो ज़्यादा कमा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कमा रहा हूँ तो 100% मेरा 10,800 जो है सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाय 12%। तो ये तुरंत अपने को पता कि ये करने से कैलकुलेटर में मारा और तुरंत 90,000 आ गया। तो ये 90,000 गुडविल है। अपने को क्या बोला था, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये 3 स्टेप में वर्किंग नोट में मैंने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसी को मेरे को सजा के लिखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप मेरे को मार्क्स मिले। तो बस वो लिख लेते हैं, आइए सजाने वाला काम करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 4,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 60,000। वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने वैल्यू ऑफ द फर्म क्या किया है, वैल्यू ऑफ द फर्म को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। हम लोग जो डिफरेंस था, अभी हमने क्या किया था, डायरेक्ट गुडविल निकाला। 10,800 डायरेक्ट निकाल दिया 12% से, तो ये डायरेक्ट गुडविल निकाल दिया। बट अगर अपने को फर्म का वैल्यू निकालना है तो 60,000 अगर हम कमा रहे हैं और 12% का रिटर्न होना चाहिए, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12% अगर हम करेंगे तो 5 लाख रुपया मेरा फर्म का वैल्यू है। बट अपने को ये पता है कि फर्म का वैल्यू 5 लाख है, बट मैंने तो भैया इन्वेस्टमेंट से 4,10,000 कर रखा है। ओ जी, 4,10,000 करके मजा ले रहे हो 5 लाख का, तो इसका मतलब 90,000 आपका एक्स्ट्रा है, तो ये गुडविल है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स 5 लाख माइनस 4,10,000 इस 90,000। तो देखो मैंने आपको दोनों मेथड से करके बता दिया। वैल्यू ऑफ द फर्म
वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरीके से भी अपना गुडविल निकलता है। ठीक है, तो 10,800 को डिवाइड बाय 12% किया तो डायरेक्ट गुडविल निकल गया, या 60,000 डिवाइडेड बाय 12 करके वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला और वैल्यू ऑफ द फर्म से माइनस किया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस में हम प्रॉफिट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं, प्रॉफिट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो डायरेक्ट गुडविल निकलता है, और एक जगह पे हम कैपिटल का डिफरेंस निकालते हैं, कैपिटल का डिफरेंस। तो वैल्यू क्या होना चाहिए था, ये वैल्यू होना चाहिए था 5,00,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 12% करते हैं तो वैल्यू होना चाहिए था 5,00,000। वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब कैपिटल इतना होना चाहिए था 12% के हिसाब से, ये वैल्यू है। और कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल जो मैंने लगा रखा है, एक्चुअल कैपिटल लगा रखा है 4,10,000, तो डिफरेंस है 90,000, तो ये हो गया गुडविल। तो ली एंड लॉसन आर एन इक्वल पार्टनरशिप। सो ली है और एक लॉसन है। ठीक है जी, इक्वल पार्टनरशिप। तो मैं क्या करता हूं जी, एक रफ पेज हमेशा, वर्किंग नोट हमेशा ध्यान में रखना। तो एक तरफ ली है, एक तरफ लॉसन है, और दोनों का शेयर है 50-50। दे अग्रीड टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। हिक्स को ये 25% का पार्टनरशिप देंगे। तो एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर हिक्स को 25% का पार्टनरशिप ऑफर करेंगे तो ये कुल मिला के टोटल हो जाएगा, ये जो टोटल का कॉलम है ये हो गया 125। भैया 100% तो हमने सुना था, क्या 125% मुमकिन है क्या? पहले तो ये बताइए। बोला नहीं जी, मुमकिन तो नहीं है। तो इसका मतलब हिक्स को जो 25% मिलेगा, ये कहीं ना कहीं से ये लॉ एंड लॉसन जो है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अपना 12.5% कुर्बान करें। 12% लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 12.5%, तो नहीं जी, 12.5, 12.5। या ऐसा भी हो सकता है कि लॉसन बोलेगा कि भैया मैं अपना 25 देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना 25 हिक्स को ट्रांसफर करता हूँ। तो नया रेशियो हो गया 25 हिक्स का, 25 अच्छा ली का है, ये ली है, 25 ली का और 50 लॉसन का, तो कुल मिला के टोटल हो गया 100। राइट। तो क्या इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ अभी दिया है? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको संग संग कॉन्सेप्ट्स पे मजबूत कर रहा हूँ। ठीक है, सो जहां मेरे को मौका मिल रहा है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल को पकड़ के मैं आपका कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने को टाइम लग रहा है, तो बट डोंट वरी, मजबूत हो जाइए आप। सो दे अग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अभी क्या है, इन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड कि भैया 25% हिक्स को पार्टनर दे देंगे। बट अभी यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हुआ है कि न्यू रेशियो क्या होगा, इसको आने के बाद क्या होगा। तो इसका मतलब ये सब चर्चा कब करेंगे हम? ये सब चर्चा होगा जी नेक्स्ट चैप्टर में। तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब भी है। तो अपने को ये समझना है कि यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 25 है, तो ये जो नया पार्टनर 25% हिस्सा लेगा, तो यार किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, ली को या लॉसन को तो कुछ देना पड़ेगा, मेरे को अपना हिस्सा कुर्बान करना पड़ेगा। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे बट बाद में पढ़ेंगे। तो दो पार्टनर है, ली एंड लॉसन, इक्वल पार्टनरशिप में है, और उन्होंने हिक्स को 1/4 पार्टनर बनाने का निर्णय लिया है। और उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि भैया फर्म का गुडविल कैलकुलेट किया जाए। सो मिसेस ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट इन 2013 to 2016 एज फॉलोज। सो ये प्रॉफिट किया उन्होंने 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। तो दोस्त क्या इसमें कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? इसका आंसर है यस। अगर ट्रेंड है तो क्या हम लोग वेटेड एवरेज लेंगे प्रॉफिट का? यस। इतना सा बात अपने को पता है। सो क्या हम प्रॉफिट का वेटेड एवरेज लेना चालू करें दोस्त? और क्या बोल रहे हैं, ऑन 31/12/2016 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैसेज ली एंड लॉसन, सो 31/12/2016, ठीक है, वॉज 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख का कैपिटल था और
मार्केट का नॉर्मल रेट था 20%। तो क्या हम हमारे वर्किंग नोट में तुरंत का तुरंत 5 लाख का 20% होता है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर एनपी लिखें तो 5 लाख का 20% हमको पता है कि 1 लाख रुपया होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ अपने सुविधा के लिए? और क्या मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये 1 लाख है और ये 2013 में एक 20 है, यहाँ एक 25 है, यहाँ एक 30 है, यहाँ एक 50 है। तो इसका वेटेड एवरेज जब भी हम निकालेंगे तो कुल मिला के एक देखने से समझ में आ रहा है कि एक 25 के तो ऊपर ही आना चाहिए। एक 20, एक 25, एक 30, एक 50। तो हो सकता है एक 25 से एक 30 के बीच में इसका प्रॉफिट का निकलेगा। और अपने को ये भी समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है और ये इससे ज़्यादा है। तो ये 100% ये सम जो है देखकर समझ में आ रहा है कि इस सम में कोई ज़्यादा झोल नहीं है, इजी सा है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है वर्किंग नोट पे ही, और सुपर प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये एकदम इजी लग रहा है कि चलो जितना हमने सीखा है उसी लेवल पे है, इजी है, तो हमको पैनिक नहीं करना है। इमेजिन करो ये एग्जामिनेशन पे आ जाए तो दिल का धड़कन तेज रहता है। तो अपने को समझ में आ गया कि नहीं भैया कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत रखते हुए करूंगा तो मैं सब कुछ सही करूंगा। तो आइए ये समझते हैं कि ये एग्जाम हॉल में हम बैठे हुए हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जब हम बैठ के सॉल्व करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी रहते हैं, बट हम लोगों को धीरे 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 काम को करना है। तो आइए धीरे धीरे काम करते हैं। तो देखो भैया अपने को पता है कि वेटेड एवरेज निकालना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ईयर का कॉलम हमने बनाया 2013, 14, 15, 16। ईयर के बाद हमने कॉलम बनाया प्रॉफिट का, एक 20, एक 25, एक 30, एक 50। उसके बाद हमने लिखा वेट, वेट्स डाल दिया हमने। वेट्स डालते के साथ ये 13,60,000 आया, वेट है 10। सो वेटेड एवरेज इस 13,60,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1,36,000। तो हमें पता है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर 20% था, 1 लाख रुपया। तो वर्किंग नोट पे हमको पता चल गया कि 36,000 रुपया मेरा सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अब देखो संग संग इन्होंने लिख दिया अजम्पशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। अगर आप चाहें तो उसको 5 years परचेज भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो पहला बेसिस था एवरेज प्रॉफिट बेसिस, और इस एवरेज प्रॉफिट बेसिस में आपने लिया वेट्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में वेटेड एवरेज भी लिख सकते हो आप, विल बी 1,36,000 इंटू 3, 4,08,000 रुपया हो गया गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट बेसिस में एवरेज प्रॉफिट है अपना 1,36,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना आता है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट है 36,000। फिर अजम्पशन लेना होगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। सो 3 years परचेज में गुडविल अपना आ गया 36,000 इंटू 3, 1,08,000। सुपर प्रॉफिट को ही यूज करते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन में। अपने को अच्छे तरह से पता है कि ये सुपर प्रॉफिट निकालने से अपना काम होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में भी गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में नहीं जा पाएंगे हम लोग। बट उससे पहले याद करिए, हमारे पप्पू पैसे वाले ने हमको एनविटी बेसिस भी सिखाया था कि ये जो 36,000 रुपया आपका जो सुपर प्रॉफिट है, ये 3 साल के लिए आप मांग रहे हो मेरे से, 3 years, राइट। सो एन्युटी टेबल पे, एन्युटी टेबल पे अपने को क्या देखना है कि 1 रुपया का वैल्यू 20% का रेट पे 3 साल में कितना होगा। क्योंकि अगर 1-1 रुपया करके 3 साल मिलेगा, 20% का अगर इंटरेस्ट रेट है, तो 1 रुपया का वैल्यू क्या होगा। तो उसी हिसाब से 36,000 का वैल्यू क्या होगा। तो अजम्पशंस, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 20%, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसी पे अपने इंटरेस्ट रेट को देख रहे हैं। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेजेस। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 36,000 इंटू 2.1065। ये अगर अपने को नहीं भी दिया हो दोस्त, ये जनरली तो दिया हुआ रहेगा 2.1065 जनरली दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप कैलकुलेटर पे लोगे 100 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का कैलकुलेटर में इज इक्वल टू दबाओ। एक काम करते हैं, कोशिश करके दिखाते हैं। अब आप लोग भी अपना कैलकुलेटर ऑन करिए।
100 डिवाइडेड बाय 120, ये आया आपका 0.8333। फिर इज इक्वल टू दबाइए, तो फिर आप ये ले लीजिए 0.6944, फिर इज इक्वल टू दबाइए, फिर आप ले लीजिए 0.5787। अब अपने को ऐड करना है 0.5787 प्लस 0.6944 प्लस 0.8333, ये अपना आया प्लस करने से 2.1064। तो यहाँ पर वही है 2.1065। ठीक है, अगर बाई चांस 100% आपको दिया जाएगा, अगर नहीं भी दिया जाए तो ये आप आराम से इस मेथड से निकाल सकते हैं एन्युटी, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। सो ये एन्युटी मेथड का भी हमने कर लिया जी। तो एन्युटी मेथड से गुडविल क्या निकला, एन्युटी मेथड से गुडविल ये निकला। ठीक है, ये आप अपने अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। सो कैपिटलाइजेशन बेसिस, सो कैपिटलाइजेशन बेसिस पे अपने को पता है, या तो अपने सीधा कैपिटलाइजेशन बेसिस पे चाहे तो सीधा 36,000 जो सुपर प्रॉफिट है डिवाइड बाय 20% कर दो, तो डायरेक्ट 1,80,000 आ जाएगा। या आप ये करोगे कि 1,36,000, 1,36,000 नॉर्मल वैल्यू निकालना है आपको। 1,36,000 आया आपका एवरेज प्रॉफिट। सो 1,36,000 को 20% से करोगे तो टोटल आपका आएगा 6,80,000, और आपका कैपिटल इन्वॉल्व है 5 लाख का, तो इस तरीके से भी 1,80,000 आ सकता है। सो दिस बिकम्स द गुडविल। सो इलस्ट्रेशन 1 complete. The following particulars are available in respect of a business carried on by Rathod. So capital investment राठौड़ साहब का है 1.5 लाख रुपए का। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ काम में आता है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है दोस्त हमारे पास निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट से क्या होता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट से ये होता है कि जो हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है, जो हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है, अगर वो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा हो तो निकल के आता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और अपने को पता है सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट बेसिस का एक गुडविल निकलता है, और इसी सुपर प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में लगाने से गुडविल निकाल सकते हैं। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का महिमा कितना इम्पॉर्टेंट है ये अपने को समझ में आने लग गया है अभी तक। एवरेज जो प्रॉफिट है वो देखेंगे तो ट्रेडिंग रिजल्ट्स से क्या मिलता है, ट्रेडिंग रिजल्ट से मिलता है आइदर प्रॉफिट और लॉस। भैया हमने ट्रेड किया, ट्रेड का रिजल्ट। सो 2013 में हमारा रिजल्ट था 40,000 प्रॉफिट, 36,000 प्रॉफिट था 2014 में। 15 में हमने कर दिया लॉस, ओहो लॉस कर दिया, तो इसको तो भैया अलग से ब्रैकेट में डाल दो। ध्यान रखना कि प्रॉफिट निकालते समय ये नहीं कि 6,000 जो लॉस है इसको ऐड कर दें हम लोग, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, नहीं होगा सर। ठीक है, 40,000, 36,000, 50,000, इसका कुल मिला के टोटल आएगा 1,26,000। फिर मैं माइनस करूँगा 6,000 तो 1,20,000। ये सब मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने वर्किंग नोट में कर रहा हूँ, और 4 साल है। तो 30,000 मेरे को मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी तक आप लोगों को कि जितना जितना डिटेल हम पढ़ते हैं हम वहाँ तक अपने आप को रेडी कर लेते हैं वर्किंग नोट में। तो मैंने वर्किंग नोट में अपने आप को रेडी कर लिया, बट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखो दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। अच्छा जी, तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%।
तो अब क्या है, कुछ बच्चे हड़बड़ा के यहाँ 10% कर देंगे, तो उनको लगेगा अरे वाह, फिर तो 15,000 होना चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट दोस्त, मैं अब आपको एक नया चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट। क्या यहाँ लिखा है बिजनेस? नहीं जी, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो याद करो पप्पू पैसे वाले का। पप्पू पैसे वाले ने कहा भैया मैं तो अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, सेफ है, बिजनेस नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बिजनेस में होता है रिस्क। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये 10% जो अपने बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपने बिजनेस का बोलते हैं दोस्त, बिजनेस का। अपने जो पप्पू का बैंक में 10% था, बिजनेस में 13% था, और मेरे पास 18% था, कंटिन्यूइंग विद दैट एग्जाम्पल, तो अपने 13% लेते थे। और यहां पर अगर हम सम में 10% ले लें तो मेरा आंसर रॉन्ग होगा क्या नहीं होगा? तो यहां जिस बच्चे ने 10% पकड़ लिया उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? क्योंकि 10% तो बैंक का रेट है भाई, बिजनेस तो 13% दे रहा है। तो बिजनेस में तो क्योंकि 13% क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है। तो देखो नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो भैया बिजनेस करेंगे तो 2% एक्स्ट्रा चाहिए। तो बैंक में 10% मिल रहा है, बिजनेस में 13% मिल रहा था, बट यहाँ बिजनेस का चलो 2% है, तो कहीं ना कहीं 10+2 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि व्यापार करेंगे तो रिस्क तो है, तो रिस्क है तो भैया ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए ना। रिस्क ले रहा हूँ मैं, रिस्क लेने के लिए रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए। तो कितना रिटर्न ज़्यादा चाहिए मेरे को? अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर दूं बैंक में, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में अगर कहीं कर दूं बैंक में या कहीं और ट्रेजरी बिल में, जो भी, ये सब बात अपने अभी नहीं करेंगे, समझ लो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। सो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में 10 मिलता है, तो बिजनेस करेंगे तो भैया 10 से ज़्यादा चाहिए, 2% ज़्यादा चाहिए। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड था अपना 1,50,000, तो मतलब नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 18,000 होना चाहिए। और अभी हमने एवरेज निकाला था 30,000 रुपया। तो ये सब बात वर्किंग नोट में हो रहा है। अब अपने को ये एहसास हो जा रहा है कि वाह भैया वाह, प्रॉफिट तो भैया अपना सुपर प्रॉफिट तो है लगभग 12,000 का। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर if not engaged in business is 6,000 per annum. You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on average profits of last 4 years. तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ये जताना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज का बखान करना पड़ेगा कि देखो भैया जो मैं सीखा हूं मेरे को सब आता है, और सब जो आता है मेरे को दिमाग में, और जो दिमाग में वो मैंने एकदम अच्छे से क्वेश्चन पेपर में आंसर स्क्रिप्ट में लिख दिया है। तो एग्जामिनर का दिल बहुत अच्छा, उसको लगेगा हाँ यार इस बच्चे को आता है। एग्जामिनेशन फीस पे आपको जितने भी आंसर स्क्रिप्ट चाहिए आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। सो दोस्त कंजूसी मत करो। अब देखो यही होता है, अगर आपका आदत है ना कंजूस रहने का, तो आप पेपर पे भी देखो, यही है दुख का बात है, कुछ बच्चे इतने कंजूस होते हैं, वो यार छोटा छोटा लिखेंगे ना, छोटा छोटा। क्यों छोटा छोटा लिखना है? ताकि भैया कम पेपर खर्चा हो। ये कम पेपर खर्चा होने के चक्कर में आपका आदत पड़ा हुआ है घर से, 10 साल 12 साल का आपका जो आदत पड़ा हुआ है, ये आदत आपको एग्जामिनेशन पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो आपको रहीसी सीखना होगा मेरे दोस्त। यू हैव टू लर्न दैट रहीसी राइट फ्रॉम योर होम। तो जब भी आप कुछ प्रैक्टिस करो तो बच्चों का आदत होता है ना कि भाई एक ही पेपर में ना यहाँ ऐसे करके यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, उनका आदत है, और यहाँ बगल में वर्किंग नोट नंबर 2। उनको पेपर बचाने का शौक, और यहाँ कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्क्रिबल करेंगे। तो भैया रफ पेपर है ना ये, तो रफ पेपर है सर, वर्किंग नोट मतलब तो रफ शीट नहीं मेरे दोस्त, ये गलती एकदम भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? यू आर द राजा। आपका एटीट्यूड में होना चाहिए आई एम द किंग। तो ये एटीट्यूड ही अगर नहीं है दोस्त तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब आप देखो एकदम बड़ा बड़ा लिखो, क्लियर लिखो, लेजिबल लिखो। वर्किंग नोट 1,
अब उसके बगल में लिखने का दरकार नहीं है। वर्किंग नोट अपना 1 क्या था? वर्किंग नोट अपना 1 था एवरेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 के नीचे एक लाइन अगर आपको और छोड़ना, छोड़िए ना, क्या दिक्कत है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ लिखो ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, क्योंकि लॉस का भी है अपने पास समय, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, देखो कितना खुल के प्रेजेंटेशन, देखो आप कि कितना खुल के हम लोग स्प्रेड आउट कर रहे हैं कि एग्जामिनर को तकलीफ नहीं आना चाहिए। एग्जामिनर को तकलीफ आएगा तो भैया वो आपसे दुश्मनी करेगा, आपको उसको दोस्त बनाना है। 30,000। तो दोस्त मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आपका प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन है। वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने लगभग 2 पेज ले लिया है। अब जो बच्चे बोलेंगे कि सर आपको यहां से चालू करना चाहिए, क्योंकि अपने को पेज बर्बाद नहीं करना है सर, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ से चालू करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ से कर चालू करिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी यहाँ से चालू नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो, अगर बाद में आपको एहसास हुआ कि अरे आपसे कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, हो ही सकता है ना, हो ही सकता है। जब आप बाद में पेपर जमा करने से पहले अगर आप ये देख रहे हो, असेस कर रहे हो और आपको लगा ओ माय गॉड आई हैव मिस्ड वन इन्फॉर्मेशन, तो अब आपके पास यहाँ पेपर नहीं है, क्या करोगे? यू हैव नथिंग। इसीलिए दोस्त, क्लमजी नहीं होने का, आप यहाँ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अपने को पैसा का टेंशन नहीं है, अपने को प्रेजेंटेशन का चिंता है। तो ये यहाँ पर अपना हो गया, ये पेपर को छोड़ के अपने इस पेपर में आ गए वर्किंग नोट नंबर 2, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क रेट इज इक्वल टू 10% प्लस 2% इज इक्वल टू 12%, ठीक है। हेंस अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था दोस्त? 1.5 लाख, राइट। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड टू 18,000। तो अपने सीधा यहाँ आ जाओ, नॉर्मल प्रॉफिट अपना निकला है 18,000, हेंस सो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में तो स्पीड भी चाहिएगा, सम्स इजी है, फटाफट करना होगा। हेंस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 6,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट तक पहुंच गए हम लोग। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना क्या है? गुडविल निकालना है। गुडविल यूजिंग 5 years purchase of सो यही है सोल्यूशन, अपने देख सकते हैं 40,000। सो प्रेजेंटेशन मेक्स अ डिफरेंस। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्ट अपने को पूरा किया हुआ है। सो कोशिश करके एग्जामिनर को इम्प्रेस करो। सो जस्ट सी व्हाट वी हैव डन। दिस इज हाउ योर एग्जामिनेशन शीट इज नॉर्मली देयर। अब एग्जामिनर चेक कर रहा है, ये वो भी देखते हैं। एग्जामिनर रेडिंग से चेक कर रहा है। सो बट क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। एग्जामिनर को पता है, वो इतना कुछ देख चुका है ना, उसको पता है कि आंसर 30,000 है। एग्जामिनर को फाइनल पॉइंट्स पता है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब वो देख रहा है कि ये देखो ये बच्चा कुछ कुछ लिख रहा है, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म, ओके। मेथड टू बी यूज फाइंडिंग गुडविल, अरे ये मतलब ही इज गेटिंग इम्प्रेस्ड। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग 5 years, ओके। हेंस वी रिक्वायर टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट ऑफ राठौड़
हाँ जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, गुड। ओके, एवरेज प्रॉफिट, अब एग्जामिनर को पता है कि एवरेज प्रॉफिट 24,000 है, इसको देना है नंबर यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एवरेज प्रॉफिट 24,000, ओके, 2 नंबर दे दिया यहाँ पर। नॉर्मल प्रॉफिट 18,000, ओके वेरी गुड, 2 नंबर यहाँ पर दे दिया, समझ लो। लेट्स से अगर उसका मार्किंग का स्टेप बाय स्टेप है तो ही इज गेटिंग इम्प्रेस्ड ऑल्सो। सुपर प्रॉफिट माइनस दिस, अच्छा सुपर प्रॉफिट 6,000 है, ठीक है, 1 नंबर दे दिया यहाँ पर। सिंस वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल यूजिंग 5 years परचेज, 30,000, ओके, तो 5 नंबर मिल गया आपको, राइट। अब आप बोलोगे सर वर्किंग नोट तो देखा ही नहीं इसने। वर्किंग नोट यहाँ पर देख लेगा वो कि ठीक है उसका कैसे किया है, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, 10+2 किया, ऐसे किया, ठीक है, ओके, बस हो गया, ओके। सो पॉइंट ये है, और आपने भी पूरा खुल के लिख रखा है, आप समझ रहे हो। अच्छा ये चीज़ भी देखना था उसको कि ये जो 6,000 माइनस किया है क्या नहीं, हाँ किया है। सो एवरेज प्रॉफिट इज 30,000 माइनस 6,000, ओके। Maybe he is not reading all these things. Yes, he is not reading. He is not getting time to read. बट आपको तो लिखना है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो आप जो सोच रहे हो वही लिख रहे हो, आपको पूरा सजा के चलना है, राइट। he can clearly see this, how you are arriving at the main points. सो ये प्रेजेंटेशन है तो उसको ये कंफर्म हो गया कि ये चीटिंग करके कहीं से नहीं किया है, इसने, इसको आता है, इस बच्चे को ये आता है। तो ये इंप्रेशन, जब मैं अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया कि यार ये बच्चे को पूरा आता है, ये एकदम बकायदा पूरा वर्किंग नोट सब कुछ कर रहा है, तो एक इंप्रेशन से आगे चल के ना बस मैं देख रहा हूँ फटाफट फटाफट, यस इसको दो यार, ये आता है, ही इज अ नाइस फेलो, ही इज नॉट वेस्टिंग मच ऑफ माई टाइम, नॉलेजेबल बंदा है। तो ये इंप्रेशन क्या आप अपने एग्जामिनर को जमा पा रहे हो, ये आपको एसेस करना होगा। सो मैंने एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया आपको दोस्त। सो आगे अब आप ऐसे ही करना आपको। सो चलिए आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू एट अ हाई स्पीड, अ बेटर स्पीड। ज़रूरी है, बट सब कुछ कर लें, सब कुछ समझ लें, बट एग्जामिनेशन पे प्रेजेंटेशन के कारण नंबर नहीं मिलते हैं। सो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स अभी और करेंगे, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग प्रॉपरली। अब यहाँ से थोड़ा सा सीरियसनेस लाना होगा आप लोगों को, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर्स पे मजबूती रखो, प्रैक्टिकल पेपर में समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और उसको कंप्लीट करना प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि अब अकाउंटेंसी एमसीक्यू नहीं रहेगी है दोस्त। सो प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो हमने स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चालू कर दिया। सो कीप वेल एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।